हाय हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। देखो, हमारी जो प्रकृति है इसमें कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण घटित होता रहता है। तो उनमें से कुछ प्राकृतिक घटनाएं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ में तड़ित के बारे में कि तड़ित क्या होती है। तो देखो, तड़ित क्या होती है। तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। तड़ित क्या है? एक विशाल बहुत बड़े स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। यह बादलों में आवेश एकत्र होने के कारण पैदा होती है। तड़ित क्या है? विशाल स्तर की एक विद्युत चिंगारी है। कैसे पैदा होती है? जो बादलों में आवेश एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित होने के कारण ये पैदा होती है। आकाश में चमकने वाली यह चिंगारी, आकाश में चमकने वाली यह चिंगारी जब पृथ्वी की ओर आती है तो इसे तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। तड़ित किसे कहते हैं? तड़ित एक विशाल अर्थात बहुत बड़े स्तर की एक विद्युत चिंगारी होती है। यह बादलों में आवेश एकत्र होने के कारण होती है। आकाश में चमकने वाली है चिंगारी जब पृथ्वी पर आती है तो इसे तड़ित कहते हैं या फिर बिजली कहते हैं। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं इसमें कि 600 वर्ष पूर्व यूनानी यह जानते थे। कब? 600 ईस्वी पूर्व यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ा जाता है, एम्बर को किससे रगड़ा जाता है? फर से रगड़ा जाता है, तो यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। एम्बर को किससे रगड़ा जाता है? फर से। तब ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब ये एम्बर क्या होता है? एम्बर एक पदार्थ है, ठीक है। पेड़ की छाल है, क्या है? पेड़ की छाल एक पदार्थ है एम्बर। और फर क्या है? एक खाल है। क्या है? जानवर की या किसी भी जानवर की खाल है, वो क्या है? फर है। एक फर क्या है? खाल का कपड़ा। फल, ये जो फर है क्या है? एक खाल का कपड़ा। फर क्या होती है? खाल का कपड़ा। और एम्बर क्या है? पदार्थ। क्या है? एम्बर क्या है? पदार्थ। जब इन दोनों को आपस में ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, तब ये जो एम्बर है ये इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? आवेश। एम्बर में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? आवेश। और जब हम इस वस्तु को या इस एम्बर को हल्के वस्तु के पास लेकर जाते हैं तो ये एम्बर उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो, आगे पढ़ते हैं कि रगड़ द्वारा आवेश उत्पन्न होते हैं। रगड़ द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं? आवेश होते हैं। जैसे मैंने अभी एम्बर को किससे रगड़ा था? फर को रगड़ा था, तो क्या उत्पन्न हो गए? आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास जाते हैं, जब विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब अलग अलग आवेश एक दूसरे के पास जाते हैं, तब चिंगारी उत्पन्न होती है। तब क्या उत्पन्न होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो चट चट की आवाज आती है। या फिर जो सर्दी में ऊनी कपड़े होते हैं उनको रगड़ते हैं तो चढ़ चढ़ की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? चढ़ चढ़ की आवाज आती है। यही क्या है? एक चिंगारी है। देखो, आगे पढ़ते हैं कि सन 1752 में, कब की बात है? सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें ये बताया था कि जो तड़ित और वस्त्र से उत्पन्न जो चिंगारी होती है वो एक ही होती है। किससे? तड़ित से जो चिंगारी, तड़ित तथा वस्त्र से जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो एक ही होती है। ये बात किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने बताई थी। कब बताई थी? 1752 में। देखो, आगे और भी पढ़ते हैं कि प्लास्टिक के रिफिल को जब पॉलीथीन से रगड़ते हैं, किसको? प्लास्टिक के रिफिल, ठीक है, किससे रगड़ते हैं? पॉलीथीन से रगड़ते हैं, तो रिफिल कुछ आवेश अर्जित कर लेती है। तो रिफिल क्या कर लेती है? कुछ आवेश अर्जित कर लेती है। जब इस रिफिल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाते हैं, जब उस आवेशित रिफिल को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर आते हैं, तो रिफिल इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो रिफिल क्या करते हैं? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्रयोग हम खुद से भी कर सकते हैं। जैसे स्केल ले लिया या अपना प्लास्टिक का जो पेन होता है वो ले लिया,
उसको हम अपने सिर में बालों में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद वो आवेश ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है? आवेश ग्रहण कर लेता है। और जब हम इस आवेशित पेन को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर लेकर जाते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े उस पेन के चिपक जाते हैं। तो कोई भी वस्तु है, रगड़ने से वो क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है और छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आओ आगे देखते हैं कि आवेश क्या होते हैं। देखो, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। अर्थात ये धन और ऋण आवेश, ये क्या होते हैं? आवेश होते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था विद्युत वाले में कि बैटरी का एक धनात्मक सिरा एक ऋणात्मक सिरा, वो क्या होते हैं? वही आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें और भी पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग नोट्स बनाओ। तो आप लोगों को तड़ित समझ में आ ही गया होगा। तड़ित क्या है? तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। क्या होती है? बहुत बड़े स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। यह बादलों में आवेश एकत्र होने के कारण पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? जब बदल बनते हैं तो इनमें आवेश एकत्रित हो जाते हैं और इसके कारण तड़ित उत्पन्न होती है, तड़ित पैदा होती है। आकाश में चमकने वाली ये चिंगारी जब पृथ्वी पर आती है तो इसे तड़ित नाम से जाना जाता है। नोट्स बना लो इसके, आगे और भी पढ़ते हैं फिर। आगे पढ़ते हैं। देखो, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात सजातीय मतलब समान आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि सजातीय आवेश हो गए प्लस की कोई वस्तु है, ठीक है, और ये भी कोई प्लस आवेश अर्थात ऋणात्मक वस्तु है, ये एक दूसरे को क्या देंगी? धक्का देंगी। ये इसको इधर की साइड धक्का देगी, जबकि ये इसको इधर की साइड धक्का देती है, अर्थात प्रतिकर्षित करती है। और विजातीय आवेश जैसे ये कोई वस्तु है धनात्मक है और ये कोई वस्तु क्या है? ऋणात्मक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करती है। ये इधर जाएगी, ये इधर आएगी, अर्थात ये दोनों पास पास आती है, ये दोनों दूर दूर जाती है। अर्थात जब सजातीय आवेश होंगे तब ये दोनों दूर दूर होंगे, और जब विजातीय आवेश होंगे तब ये दोनों वस्तुएं क्या होंगी? पास होंगी। कहने का मतलब है कि सजातीय आवेश हैं, जैसे धनात्मक आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे, और जब विजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात ये दोनों चिपक जाते हैं। प्रयोग के लिए क्या करते हैं कि दो गुब्बारे लेते हैं। क्या लेते हैं? दो गुब्बारे लेते हैं। उन दोनों गुब्बारों को ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं। क्या करते हैं? ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं। अब रगड़ने पर ये दोनों गुब्बारे समान रूप से आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समान रूप से आवेशित हो जाते हैं। जब इन्हें एक दूसरे के समीप या पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को ये दूर दूर धकेलते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब आप वस्तुओं को आवेशित करते हैं, वस्तुओं को रगड़ते हैं और क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, तो आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो, इसका ध्यान आपको रखना होगा। अन्यथा प्रयोग में आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं होगा। यदि आप रगड़ कर किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करते हो, उसे आवेशित करते हो और आप उसको टच कर देते हो, तो उसके अंदर से आवेश नष्ट हो जाता है। फिर वो किसी भी वस्तु को ना तो आकर्षित करेगा, ना ही प्रतिकर्षित करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है। आवेशों का स्थानांतरण देखो, किसी विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से, किसको? आवेश को आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जाना ही क्या कहलाता है? आवेश का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, आपने उसको रगड़ा, ठीक है, रगड़ने पर वो क्या हो गई? आवेशित हो गई। अब उस आवेशित वस्तु से आप दूसरी वस्तु के अंदर उस आवेश को भेज रहे हो, किसके जरिए? धात्विक चालक के द्वारा। किसके द्वारा? धात्विक चालक के द्वारा भेजना ही क्या कहलाता है? आवेशों का स्थानांतरण कहलाता है। आइए इसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं कि आवेशों का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता। इससे पहले आप इनको विद्युत दर्शी देखो, हम पढ़ते हैं विद्युत दर्शी। विद्युत दर्शी क्या होता है
कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसका पता लगाने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसका पता लगाने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युतदर्शी बनाने के लिए या उसका प्रयोग करने के लिए देखो क्या किया जाता है। सबसे पहले हम प्लास्टिक का एक खाली जार लेते हैं। क्या लेंगे? प्लास्टिक का खाली जार लीजिए। जार के मुंह पर एक गत्ता रखकर, जाल के मुंह पर क्या रख देंगे? कि गत्ता रख देंगे और उस गत्ते में बीच में से छिद्र कर लेते हैं। उस गत्ते के बीच में क्या कर लेते हैं? छेद कर लेते हैं। गत्ते के छिद्र में एक पेपर क्लिप लेकर इससे एल्यूमिनियम के समान साइज की पट्टियां लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक जार लिया, ठीक है। जार लेने के बाद उसके ऊपर गत्ता रखा, गत्ता रखने के बाद उस गत्ते में एक छिद्र किया और छिद्र करने के बाद उसमें पेपर क्लिप लगाकर उस पेपर क्लिप के अंदर समान साइज की एल्यूमिनियम की 2 पट्टी लगा देते हैं। ठीक है। पट्टी लगाने के बाद अब एक रिफिल को आवेशित करके पेपर क्लिप से स्पर्श कराने पर क्या लेंगे? फिर एक रिफिल लेंगे और उसको आवेशित करके पेपर क्लिप से स्पर्श कराने पर हम देखते हैं कि रिफिल के आवेश पेपर क्लिप से होते हुए एल्यूमिनियम की पट्टियों पर चले जाते हैं। इससे पट्टियों में समान आवेश पहुंचने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। देखो समझते हैं इसको प्रयोग के द्वारा। सबसे पहले हम एक जार लेते हैं, जैसे ये खाली जार ले लिया मैंने, ठीक है। ये जार ले लिया, इस जार के ऊपर मैंने ये गत्था रख दिया और इस गत्थे में एक छिद्र कर लिया, ठीक है। छिद्र करने के बाद मैंने ये एक पेपर क्लिप लगा दी। पेपर क्लिप लगाने के बाद इसमें 2 एल्यूमिनियम की पट्टियां हमने लगा दी। फिर एक प्लास्टिक की रिफिल लेते हैं या फिर रिफिल लेते हैं और रिफिल को रगड़ते हैं। किसी भी, जैसे पॉलिथीन है, पॉलिथीन वगैरह पर रिफिल को रगड़ने के बाद उसमें क्या उत्पन्न हो गए? आवेश। जब हम उस रिफिल को इस पेपर क्लिप के पास लेकर जाते हैं, ये पेपर क्लिप किसकी बनी होती है? धातु की। तांबे का तार भी ले सकते हैं, वो एक पेपर क्लिप का काम करेगा। तो ये पेपर क्लिप जो है इससे आवेश कहां तक पहुंचते हैं? इन एल्यूमिनियम की छड़ों तक पहुंचते हैं और इन एल्यूमिनियम की छड़ों में जब समान आवेश पहुंचते हैं तो ये इसको इधर धक्का देती है, ये इसको इधर धक्का देती है, अर्थात ये एक दूसरे से दूर दूर हटती है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं भूसंपर्कण। क्या पढ़ेंगे? भूसंपर्कण। देखो ये क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कण कहलाती है। कोई भी वस्तु है, आवेशित है, अब उसके अंदर जो स्थित आवेश है उसको हमारी पृथ्वी के अंदर भेजने की प्रक्रिया या पृथ्वी तक भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूसंपर्कण कहलाती है। आप इसके नोट्स बना लो, आगे और भी पढ़ते हैं। देखो अब पढ़ते हैं विद्युत विसर्जन की। विद्युत विसर्जन क्या होता है? देखो विद्युत विसर्जन क्या होता है कि बादलों में घर्षण के कारण, किसमें? बादलों में घर्षण के कारण बादलों के ऊपर के किनारे के निकट, कहां पर? ऊपर के किनारे के निकट धनावेश तथा निचले किनारे के निकट ऋणावेश संचित हो जाते हैं। आवेशों के बारे में पढ़ लिया हमने कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। विद्युत विसर्जन पढ़ते हैं। विद्युत विसर्जन क्या होता है कि बादलों में घर्षण के कारण जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं, वायु से टकराते हैं, तब इन बादलों के ऊपर के किनारों पर धनावेश एकत्रित हो जाते हैं तथा निचले किनारों पर ऋणावेश एकत्रित हो जाते हैं या संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जो हमारी पृथ्वी है इसके निकट भी किसका संचय होता है? धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेश का परिमाण अधिक हो जाता है, किसका? जब बादलों में जो आवेश संचित रहते हैं इनका परिमाण अधिक हो जाता है, तब वायु जो विद्युत की कुचालक है, वायु क्या है? विद्युत की कुचालक है, आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती है।
तो ऋणावेश तथा धनावेश मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे हम तड़ित कहते हैं। यही विद्युत विसर्जन है। देखो अब इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि तड़ित क्या है। ये बद्दल देख रहे हो ना आप लोग, ये बद्दल हैं, ठीक है। इन बद्दलों के ऊपरी किनारे पर कब, जब घर्षण होता है तब ये बद्दल आपस में टकराते हैं या वायु से टकराते हैं, तब इनके ऊपरी किनारों पर तो धनावेश संचित हो जाते हैं और नीचे वाले किनारे पर ऋणावेश, ये आप देख रहे हो क्या, कौन से आवेश हैं, ऋणावेश संचित हो जाते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है इसके निकट भी धनावेश संचित रहते हैं। जब इन संचित आवेशों का परिणाम ज्यादा हो जाता है, अर्थात इनका परिणाम है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब धरती और इन बदलों के बीच में जो वायु रहती है ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक। ये कुचालक होने के बाद भी इन आवेशों को धरती तक आने से नहीं रोक पाती है और ये एक चमक के साथ ये आवेश कहां पर आते हैं, पृथ्वी पर। तो ऋणावेश और धनावेश जब आपस में टकराते हैं तब चमकीली धारियां उत्पन्न होती है और साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होती है, इसे ही हम तड़ित कहते हैं। और यही क्या है, विद्युत विसर्जन है। देखो वापस से देख लेते, विद्युत विसर्जन क्या है कि बादलों में घर्षण के कारण बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश तथा निचले किनारे पर ऋणावेश संचित हो जाते हैं। ये बदल हैं, जब इनके मध्य घर्षण होता है या टकराते हैं, टकराने पर घर्षण बल उत्पन्न होता है, तब इनके ऊपर के किनारे पर तो धनावेश तथा निचले किनारे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है या संचित हो जाता है। हमारी जो धरती है, धरती के निकट भी धनावेश संचित होता है। धरती के निकट भी क्या, कौन सा आवेश संचित होता है, धनावेश संचित होता है। जब इस संचित आवेश का परिणाम अत्यधिक हो जाता है, तब ये जो वायु है विद्युत की कुचालक है, ये इनके प्रवाह को रोक नहीं पाती और जब ये संचित आवेश पृथ्वी के निकट धनावेश से टकराते हैं तब प्रकाश तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं और यही क्या है, विद्युत विसर्जन है। आगे पढ़ते हैं। देखो तड़ित से किस प्रकार से सुरक्षा बरती जा सकती है, कहीं भी बिजली गिरती है तब हम कैसे उससे बच सकते हैं। देखो सबसे पहले तो तड़ित से सुरक्षा में सबसे पहला कारण है कि जब भी हम तड़ित की गर्जन सुने, ठीक है, जब भी हमें तड़ित की गर्जन सुनाई दे तो तुरंत हमको मकान के अंदर चले जाना है कि तड़ित की गर्ज सुनते ही किसी मकान में चले जाएं। अगर ऐसी जगह पर हैं आप लोग जहाँ चारों तरफ खुला क्षेत्र है, मकान वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिमट कर एक जगह बैठ जाना है। दूसरा ये देखो कि यदि खुले क्षेत्र में है तो जमीन पर सिकुड़ कर बैठ जाए, सिकुड़ कर बैठ जाना है, इधर उधर नहीं भगना, ठीक है। तीसरी बात ये कि यदि आप किसी कार या बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, आप किसी कार के या बस के द्वारा कहीं जा रहे हो और आपको तड़ित की आवाज सुनाई देती है, तो सबसे पहले क्या करना है कि उस कार या बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं और फिर आपको उसी में बैठे रहना है, बाहर नहीं निकलना है। अब पढ़ते हैं तड़ित झंझा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, तड़ित झंझा के बारे में। देखो तड़ित झंझा क्या होती है कि गरजने वाले जो तूफान होते हैं उनको तड़ित झंझा कहा जाता है। जो गरजने वाले तूफान होते हैं, अर्थात तूफान आता है और फिर गरज भी होती है उनके साथ में, वो क्या कहलाते हैं, तड़ित झंझा कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं तड़ित चालक के बारे में कि तड़ित चालक क्या होता है। देखो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक क्या है, तड़ित चालक एक युक्ति है जिसका उपयोग तड़ित के प्रभाव से जो हमारे मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इनको बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखो, तड़ित चालक भवन निर्माण के समय उसकी दीवार में, कब, तड़ित चालक भवन निर्माण के समय, जब हम भवन का निर्माण करते हैं उस समय तड़ित चालक को उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित की जाती है। अर्थात जब हम अपने भवन का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय
तड़ित चालक को उसकी दीवार के अंदर डालकर और भवन का लास्ट जो स्टेप है, लास्ट बिल्डिंग है, उससे कुछ ऊंचाई के ऊपर रखा जाता है। ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित की जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन के अंदर काफी गहराई तक दबा देते हैं। क्या समझ में आया? जैसे इधर देखो कि ये कोई बिल्डिंग है, क्या ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें इतने सारे फ्लैट बने हुए, ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग में यहाँ पर क्या किया कि एक तड़ित चालक इसकी दीवार के सहारे, कहां पर, जैसे ये इसकी दीवार है तो इसके सहारे दीवार के अंदर दे करके ये जमीन के अंदर, काफी अंदर जमीन ये रही, ठीक है, यहाँ इस जमीन के काफी अंदर तक दबा देते हैं। यही क्या है, तड़ित चालक। जब तड़ित गिरेगी यहाँ से, ये आकाश है, ठीक है, यहाँ से जब तड़ित गिरेगी तो इसमें होके सीधे की सीधे वो विद्युत किसमें चली जाती है, जमीन के अंदर चली जाती है। तो यही क्या है, तड़ित चालक, ठीक है। एक बार वापस देखो, तड़ित चालक क्या है? तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक भवन निर्माण के समय उसकी दीवार में, कब, भवन निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु छड़ स्थापित की जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में, ये वाला वायु में खुला रखा जाता है, एक सिरे को पृथ्वी के अंदर काफी गहराई में दबा दिया जाता है। ये हो गया तड़ित चालक। अब पढ़ते हैं भूकंप के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है। तो देखो भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर, कहां पर, पृथ्वी की भूपर्पटी, भूपर्पटी किसे कहते हैं, या परपटी या भूपर्पटी, ऊपर वाली जो सतह होती है उसे भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर वाली सतह क्या कहलाती है, भूपर्पटी या परपटी कहलाती है। तो पृथ्वी की परपटी के भीतर, कहां पर, पृथ्वी की परपटी के भीतर गहराई में हलचल, पृथ्वी के अंदर गहराई में हलचल होती है, विक्षोभ होती है, वही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। कम तीव्रता का भूकंप कोई हानि नहीं पहुंचाता, ठीक, कम तीव्रता का जो भूकंप होता है उससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। लेकिन अधिक तीव्रता के भूकंप से, जैसे हमारे भवन है, पुल है, बांध है आदि टूट जाते हैं। कम तीव्रता का भूकंप होता है उससे तो कोई हानि नहीं होती। अब कम तीव्रता का मतलब क्या है? कम तीव्रता का मतलब है कि जिसका रिएक्टर पैमाना 3 हो या 3 से कम हो, क्या हो, जिसका रिएक्टर पैमाना 3 से कम हो। कम तीव्रता का भूकंप होता है जिसका रिएक्टर पैमाना 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो या 3 से 7 के बीच में हो या फिर इससे भी अधिक हो, वो अधिक तीव्रता का भूकंप होता है। इससे बड़े बड़े भवन है वो नष्ट हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, बांध वगैरह टूट जाते हैं। देखो भूकंप आने के क्या कारण होते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, क्या स्थित होती हैं, प्लेटें। ये प्लेटें निरंतर गतिशील रहती है। जैसे ये दो प्लेट हैं, ठीक है, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। अब ये लगातार गतिशील रहती हैं, ये चलती रहती है, चलती रहती है। तब ये दोनों क्या करती हैं कि आपस में टकरा जाती है, रगड़ के चलने के, गतिशील होने के कारण ये आपस में टकरा जाती है। और ये जब टकराती हैं तब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन या विक्षोभ उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो यही क्या होता है? भूकंप। देखो भूकंप आने के कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर स्थित प्लेट जब आपस में टकराती है, पृथ्वी के अंदर स्थित ऐसे प्लेटें होती हैं, ठीक है, ये प्लेटें जब आपस में टकरा जाती है तो टकराने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। ये प्लेट लगातार गति करती रहती है, ये प्लेटें लगातार गति करती रहती हैं। अब देखो भूकंप से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी भी आ सकती है। कि भूकंप के कारण एक तो बाढ़ भी आ सकती है, भूस्खलन अर्थात पृथ्वी का खिसकना, जैसे बड़े बड़े पर्वत वगैरह हैं, ऊंचाई वाली जो भी घाटी वगैरह है वो टूटकर जब नीचे आ जाती हैं, सुनामी है, ये भी इसके कारण आ सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाओ, आगे और देखते हैं। देखो अब पढ़ते हैं भारत के वो क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की ज्यादा संभावना रहती है, यहाँ पर जहां या फिर जहां पर ज्यादा भूकंप आते हैं। देखो भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र अर्थात वे क्षेत्र जिन पर भूकंप अधिक आता है या जहां पर भूकंप अधिक आता है, देखो कौन कौन से हैं भारत के अंदर।
जहां पर भूकंप आने की संभावना अधिक हो उस क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की ज्यादा संभावना हो उसे भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखो कौन कौन से हैं। भारत के ये क्षेत्र निम्न है। कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर में वो खूब सारे भूकंप आते हैं। पश्चिम व केंद्रीय हिमालय, जो हमारा हिमालय इसका पश्चिमी भाग और केंद्र वाला बीच वाला भाग, अर्थात उत्तरी हिमालय को छोड़कर पश्चिम और केंद्रीय हिमालय में भी बहुत सारे भूकंप आते हैं। इसके अलावा कच्छ का रण जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कच्छ के रण में भी बहुत सारे भूकंप आते हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे भूकंप आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंध गंगा का मैदान, अर्थात सिंधु नदी व गंगा नदी का जो मैदान है इसमें भी बहुत सारे भूकंप आते हैं। आगे देखो कि भूकंप की तीव्रता का मापन, किसका, भूकंप की तीव्रता का मापन, कि कितनी तेज गति से भूकंप आया है, कितना विनाशकारी है, इसका मापन भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थात किसी भूकंप की तीव्रता का जो रिकॉर्ड रखा जाता है किसके द्वारा रखा जाता है, सिस्मोग्राफी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। देखो अब पढ़ते हैं कि सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी होता क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है या फिर भूकंप लेखी क्या है। देखो यह एक प्रकार का लोलक है। क्या है, एक प्रकार का लोलक है जो भूकंप तरंग उत्पन्न होने पर, कब, भूकंप तरंग उत्पन्न होने पर दोलन करता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई लोलक है, जब पृथ्वी हलती है तब ये ऐसे ऐसे कंपन करता है, ठीक है, कैसे ऐसे ऐसे कंपन करता है या दोलन करता है। इसके कंपमान तंत्र के साथ में, इसके कंपमान तंत्र के साथ में एक पेन जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है, कि पेन जुड़ा हुआ होता है जो भूकंप तरंगों के कारण गति करता है, जो किसके कारण, भूकंप तरंगों के कारण गति करता है और कागज की पट्टी पर रिकॉर्ड करता है। और किस पर रिकॉर्ड करता है, कागज की पट्टी पर रिकॉर्ड करता है। जैसे सपोज करो कि ये कोई लोलक है, ठीक है, ये भूकंप आने पर, ये कोई लोलक है, भूकंप आने पर, जैसे ये लोलक हो गया, भूकंप आने पर क्या करता है, ये दोलन करता है। अब इसके नीचे ये जो पेन जुड़ा हुआ है, अब ये गति करेगा तो ये पेन भी इसके साथ में हिलेगा, ऐसे ऐसे दोलन करेगा और जितनी तीव्रता का भूकंप होगा इसके नीचे कागज पेपर होता है उस पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आगे पढ़ते हैं। देखो कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को, भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पर व्यक्त किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। विनाशकारी भूकंप का पैमाना 7 से अधिक होता है और विनाशकारी भूकंप का पैमाना कितना होता है, 7 से अधिक होता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। किसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भूकंप की कोई किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा मौसम की जानकारी पहले भविष्यवाणी कर दी जाती है, सुनामी की भविष्यवाणी कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन भूकंप की किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है। आप लोग बनाओ नोट्स इसके। देखो अब पढ़ते हैं भूकंप से बचाव के कारण, ठीक है, कि भवनों की डिजाइन ऐसी हो, क्या हो, भवनों की डिजाइन ऐसी हो कि वो भूकंप के झटके सह सके। हमें भवन का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भवन की जो डिजाइन है वो इस तरीके की हो कि वो भूकंप के जो झटके हैं उनको आसानी से सहन कर सके। आलमारी, जो हमारे घरों में आलमारी होती है उसको दीवार से जोड़ दे जिससे कि वो गिरे नहीं। हमारी जो घर की अलमारी है उसको दीवार से जोड़ दें, दीवार से सटा कर रखें या फिर दीवार के अंदर ही अलमारी बनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी भूकंप आएगा तो वो अलमारी नीचे नहीं गिरेगी। इसके अलावा दीवार घड़ी है, फोटो है, फ्रेम है आदि को ऐसी जगह पर लटकाएं कि वो लोगों के सिर पर नहीं गिरे। जैसे दीवार घड़ी है, फोटो है, फ्रेम है, इनको ऐसी जगह पर रखनी चाहिए या लटकानी चाहिए जहां पर आदमी के सिर के ऊपर या भूकंप आने पर आदमी के ऊपर नहीं गिरे। इसके अलावा यदि आप घर के अंदर है, कहां पर है, घर के अंदर है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले कि घर के अंदर है और भूकंप आ गया तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए किसी भी कोई मेज है उसके नीचे छिप जाए। क्या करें, मेज है, कुर्सी है या फिर ऐसा कुछ है कि जैसे हमारे सिर हम सुरक्षित रह सके उसके नीचे हमें छिप जाना है। सबसे पहली कोशिश तो ये करनी है कि जैसे घर के अंदर है, भूकंप आ गया तो तुरंत घर से बाहर निकलना
है। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते, उस स्थिति में क्या करना है कि मेज के नीचे छिप जाना है। दूसरी बात है, गिरने वाली वस्तुओं से हमें दूर रहना है। क्या करेंगे, घर के अंदर हो तो सबसे पहले भूकंप आ जाए और हम घर के अंदर हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम घर से बाहर निकल सके। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो ऐसी जगह छिपना है, जैसे कोई मेज हो गई या फिर ऐसी कुछ जगह हो गई जिससे हम सुरक्षित रह सके, उसके नीचे छिप जाना है। दूसरी बात यह कि गिरने वाली वस्तुओं से हमें दूर रहना है, जो वस्तु गिर सकती है उनसे हमें दूर रहना है। और अगर आप घर के बाहर हो तो क्या करना है, देखो घर के बाहर हैं, ठीक है, तो घर के बाहर है तो हम जब भूकंप आए तो जमीन पर लेट जाना है, ठीक है, जमीन पर लेट जाना है। इसके अलावा वृक्ष